नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल आपकी स्टडीज? थोड़ी रुकावटें भी आती होंगी आपकी स्टडीज में, मुझे पता है। ठीक है, कभी किसी दोस्त का फोन आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया। पर देखो बच्चों, हमें हमारी मंजिल की तरफ जाना है। ठीक है, इसके लिए चलना तो पड़ेगा। और उसके लिए हमें यही चीज दिमाग में बिठानी है कि चलना है तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए, फिर चाहे आंधी आए या तूफान आए। तो उसी आंधी और तूफान से टकराते हुए आज हम एक और लेक्चर कवर कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं पेपर 5 का सेक्शन डी। दैट मीन्स कि आपका पेपर 5 एसएसटी का कंप्लीट। पेपर 6 का ए अपलोडेड है एसएसटी का। सिर्फ अभी 3 और पेपर्स बाकी होंगे, फिर आपकी एसएसटी की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमारे रास्ते में कौन से आंधी और तूफान आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें है, दैट इज ऑल अबाउट राइट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एशियन इंडिया। ठीक है, एशियन इंडिया का जो साइंटिफिक हेरिटेज है उसके बारे में हमें थोड़ी सी बातें बतानी है। बता देते हैं, आइए। सो इंडिया हैज एक्सट्रीमली रिच हेरिटेज ऑफ एशियंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेसिकली हमारा इंडिया बहुत पुराना है। ठीक है, हम कोई नए नए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा इंडिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत महारत हासिल कर चुका है पहले से ही। बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हमारे इंडिया ने दिए हैं इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वास्तुशास्त्र एंड बहुत सारे फील्ड्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपन बोलते हैं, नटराजा का जो स्टैच्यू है, नटराज शिव जी का डांसिंग फॉर्म आता है ना। ठीक है, तो नटराज का जो स्टैच्यू है वो चोला पीरियड में बनाया गया था और वो देखा जाए तो मेटलर्जी का बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब आप सोचिए कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्योरीफाई करना, उसके बाद उसके अंदर ऐसी अद्भुत तरीके की मूर्ति बनाना, और फिर वो मूर्ति कभी भी लाइक सालों साल पड़ी रहती है ना, कोई जंग नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सोचो कितने ज्यादा ज्ञानी थे हमारे ऋषि मुनि थे ना उस टाइम पे देखा जाए तो। ठीक है, एक और इन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि आचार्य नागार्जुन, ये सर थे, प्रोफेसर आचार्य। ओके, और इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर भरपूर काम किया है। जैसे कि हम देखते हैं उनकी दो किताबें हैं, रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। ये उनकी बहुत बहुत ज़्यादा प्रचलित अगर हम कहें तो वो किताबें जो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के बेसिस पे बताई गई हैं, जिसके अंदर हम ये बोलें तो आज भी जो आयुर्वेदा की स्टडी करते हैं, ठीक है, या नेचुरोपैथी की, वो ये वाली बुक उनके सिलेबस में, कुछ एक्सट्रैक्ट उनके सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। ड्यू टू हिज नॉलेज एंड द लीगेसी दैट नालंदा यूनिवर्सिटी हैड सेट अप। अब आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में से न जाने कितने स्कॉलर्स जो है वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके निकले थे। लाइक जैसे कि हम कैसे बोलते हैं आईआईटी ऑक्सफोर्ड, मतलब कि वहाँ से तो धुरंधर लोग ही निकलते हैं। सेम नालंदा यूनिवर्सिटी का भी था और उसकी इसी लेगेसी के अंदर नागार्जुन जो हैं वो भी आते हैं, मतलब वो भी वहीं से ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके थे। उसके अलावा बात करते हैं सेवरल स्ट्रक्चर, जैसे कि कॉपर का स्टेच्यू बनाया था बुद्धा जी का ऑफ द सुल्तानगंज। फिर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा एट नालंदा। ओके, विजय स्तंभ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो आप बोलोगे मैम कॉपर में केमिस्ट्री मतलब क्या, समझ नहीं आ रहा। तो जैसे अपन साइंस आपने किया है ना, तो आपको पता है ना कि साइंस में आपने देखा था कि कॉपर के अंदर वो टर्निशिंग ब्लैक और ग्रीन कोटिंग हो जाता है। क्लियर? ठीक है, अब आप सोचो कि उस टाइम पे कॉपर में से ये सारी की सारी स्टेचूज बनाए गए हैं और जिनमें कोई भी खराबी अभी तक नहीं हुई है। तो उस टाइम पे केमिकल नॉलेज इतना होना और इस तरह की चीज़ें बनाना, आप मतलब खुद में ही अद्भुत बात है। ठीक है, सीधी सी बात है। फिर हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि महर्षि चारक और महर्षि सुश्रुता एंड वाग्भटा, ये जो लोग हैं इनको पायोनियर्स कहते हैं। किसमें? इंडियन मेडिकल और हर्बल साइंस के अंदर, सर्जरी के अंदर। पायोनियर्स इसका मतलब कि यही हैं जो नींव रखते हैं, मतलब सर्जरी की नींव इन्होंने ही रखी है। अगर मैं ये बोलूँ ना बेटा, तो प्लास्टिक सर्जरी जो आजकल अपन देखते हैं ना, एक्ट्रेसेस करती सुंदर दिखने के लिए, ये सारी की सारी सर्जरीज बहुत पहले से ही हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो ये ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। एंड दिस पीपल डिड एक्सटेंसिव रिसर्च एंड रीच ग्रेट हाइट्स। अब जैसे कि बुक जो है वो चारक संहिता, सुश्रुता संहिता, वाग्भटा संहिता, ये सारी जो है वो आज भी मॉडर्न डॉक्टर्स यूज करते हैं उनकी किताबें। एशियन डॉक्टर्स were so skilled to perform the surgeries that could stop blood circulation during a special type of bowl shaped bandage। ठीक है,
मतलब कि बाउल शेप का बैंडेज लगाते थे। वो बैंडेज लगाते थे तो उस जगह से ब्लड निकलना बंद हो जाता था। जहाँ पे ऑपरेशन करना, क्योंकि देखो ऑपरेशन करेंगे ब्लड निकलेगा तो ब्लड कितना लॉस हो जाएगा। तो उस टाइम के लिए उस ब्लड को स्टॉप करना है तो एक बैंडेज लगा कर ही वो कर लेते थे ब्लड को स्टॉप, इतने ज़्यादा वो स्किलफुल थे। दे कुड स्किलफुली ऑपरेटेड एब्डोमेन, किडनी, कैटरेक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स, ब्लैडर, इन सब के ऑपरेशन उस टाइम पे भी आराम से हुआ करते थे। वेटरनरी साइंस इज ऑल्सो क्वाइट वेल डेवलप्ड इन एशियन इंडिया। ओके, वेटरनरी साइंस आपको पता है जिसके अंदर हम लोग एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, उनकी मेडिकल कंडीशंस की बात करते हैं। ये तो है ही है, बट साथ साथ इंडिया ने मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा लाइक झंडे गाड़े हुए हैं। जैसे हमको पता है कि जीरो इंडिया में ही डिस्कवर हुआ था, डेसिमल सिस्टम इंडिया में डिस्कवर हुआ था, अलजेब्रा, थ्योरम ऑफ बोधगया, जियोमेट्री, अर्थमेटिक आर्यभट्टा ने जी ने जीरो डिस्कवर किया था और उन्होंने ये बताया था कि द वैल्यू ऑफ, सॉरी परसेंटेज नहीं, पाई, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पाई ओके एज 3.14 या 22/7। फिर ब्रह्मगुप्ता जी की बात करते हैं, उन्होंने भी मैथमेटिक्स में बहुत ज्ञान दिया था, उन्होंने बहुत सारे इक्वेशंस बताए थे। बोधगया ने हमें एक पाइथागोरस का एक अलग वर्जन भी दिया था, ठीक है। सो ये तो हुआ, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी इंडिया का बहुत ज़्यादा लाइक डीपली स्टडी है। एस्ट्रोनॉमी ले लो या एस्ट्रोलॉजी ले लो, दोनों के अंदर। जैसे हम बात करते हैं आर्यभट्टा, है ना, आर्यभट्टा ने एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था उस टाइम पे, और इसकी वजह से जब हमने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था ना बच्चा, तो वो आर्यभट्टा जी के नाम पर ही लॉन्च किया था। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस में भी घूमता है, सोचो, ठीक है, अपनी एक्सिस में घूमता है, वो उन्होंने डिक्लेयर कर चुके थे उस टाइम पे। फिर ब्रह्मगुप्ता जी की बात करते तो ब्रह्मगुप्ता जी ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था उनकी किताब में, जिनका नाम है ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है। अब देखो, हमें बचपन से बताया गया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज डन बाय द न्यूटन, ठीक है, इसके लिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, बट ये चीज़ गलत है, गलत है, गलत है। एक्चुअली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ब्रह्मगुप्ता जी ने बताया था। अगर हम ये कहें ना तो न्यूटन जी के पैदा होने के 1000 साल पहले की बात है, अप्रॉक्स में बोलूँ ना, ठीक है, तो 1000 साल के आसपास का गैप है। ब्रह्मगुप्ता जी जब पैदा हुए थे और न्यूटन जब पैदा हुए थे, ठीक है, तो बात वहाँ पे आती है। वेल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोनॉमर वहामीर, ठीक है, उन्होंने तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया था, तंत्र, होर और संहिता। वेल, जो भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र स्टडी करते हैं ना, उनको ये सब चीज़ें पता होती है। ब्रह्म, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वास्तुशास्त्र के फील्ड में भी। यहाँ तक कि अगर हम अभी देखें तो शायद हम हिंदुस्तानी अभी इतना ज़्यादा इसको नहीं फॉलो करते हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज ज़बरदस्त फॉलो करने लगी है वास्तुशास्त्रों को, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर। कैसा लैंड खरीदना चाहिए, ठीक है, टेम्पल कहाँ बनाना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया ने कितनी महारत हासिल कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नागार्जुन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब नागार्जुन की बात बतानी है। अब बेसिकली अगर हम देखें ना तो ऊपर हमने ऑलमोस्ट इसमें कवर अप कर ही लिया था नागार्जुन जी का, तो चलो थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसके अंदर। नाउ केमिस्ट्री है क्या, तो केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ठीक है, दो चीज़ों को मिलाते हो तीसरा प्रोडक्ट मिलता है, तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट, ओके। और यही एक्सपेरिमेंट हमें हेल्प करता है स्टडी करने के लिए रिगार्डिंग द प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, मतलब लिविंग नॉन लिविंग हर एक चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें केमिस्ट्री ही चाहिए। आज हम खाना खाते हैं, साइंस किया है ना, तो डाइजेशन तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, तो हम जब खाना खाते हैं तो किस तरीके से प्रोसेस होता है, डाइजेस्ट होता है, तो ये भी क्या है, उसके अंदर कितने से केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, तो केमिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो आचार्य नागार्जुन की कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे हमने कहा कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी की थी, एंड लाइक हम ये कहें तो इंडिया के अंदर केमिस्ट्री की नींव रखने वाले जो थे वो नागार्जुन जी थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि लोग जो है आप एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करो, कोई खराबी नहीं है उसके अंदर, बट साथ साथ में हर्बल मेडिसिन भी लेते जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाता है ना कि हर्बल मेडिसिन अगर कोई साइड इफेक्ट होता है एलोपैथी से, उसको वो ओवरकम कर लेता है, तो अपनी बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाती है। ये भी बिलीव्ड है दैट आचार्य नागार्जुन हु वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ मर्क्यूरी ऐश एज अ मेडिसिन, ठीक है। मर्क्यूरी का ऐश मतलब पता है, जैसे हम चीज़ों को जलाते हैं तो नीचे पाउडर फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो वो मर्क्यूरी का ऐश जो है वो मेडिकल में यूज़ करना, ये शायद पहले ही शख्स है जिन्होंने बताया था। उनकी किताबें
रस रत्नाकर मतलब कि रत्नाकर जूस, ठीक है। एंड आरोग्य मंजरी उनकी किताबें में हमने बताया फेमस है, बहुत बहुत फेमस है। और रस रत्नाकर में उन्होंने मेन जूस के में बताया था, जिसमें जिसमें उन्होंने जूसेस को डिवाइड किया है, महारस, उपरस और ऐसे 10 टाइप के पॉइजन्स भी बताए हैं, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्ट्स, एशेस और मिनरल्स, ये भी बहुत सारी चीज़ें बताई है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, आपको आप समझ जाओगे। जैसे कहते हैं कि दही के अंदर, ठीक है, दही के अंदर नमक डाल के खाना वो जहर होता है। दही के अंदर आप शुगर डाल दो, ठीक है। अब एक्चुअली अभी हम शुगर यूज़ करते हैं, पहले तो रिफाइंड नहीं होता था ना, तो पहले शुगर वॉज गुड, या जैगरी अपन बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप मिक्स करके खा लो, दैट इज़ लाइक अमृत, ठीक है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप सॉल्ट खाते हो या आप बटर में भी जब सॉल्ट डालते हो तो आपके लिए जहर बन जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो इस तरीके से ठीक हर एक चीज़ का फ़ायदा और नुकसान इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ था। नागार्जुन वॉज द हेड ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी वेयर ही हैड सेट अप स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्नेस फॉर स्टडी, ठीक है। उस टाइम पे फर्नेस बनाना, फर्नेस मतलब कि बड़ी सी भट्ठी बनाना, ठीक है, जिसके अंदर रिसर्च करके केमिकल्स को मिक्स मैच करके जो भी रिएक्शंस करके स्टडी कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द नागार्जुन जी। एंजॉय, आया मज़ा, ठीक है, ओके, चलिए। नाउ नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये फार्मिंग जो है वो स्मॉल फार्म्स, छोटे छोटे फार्म्स जो होते हैं ना, ठीक है, उनमें की जाती है, जो बहुत सिंपल बेसिक टेक्नोलॉजी। अब देखो सब्सिस्टेंस इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको सिंपल बोलूँ, सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव मतलब ये है कि भाई मेरे पास छोटा सा ज़मीन है, ठीक है, मैं यहाँ पे खेती बाड़ी करती हूँ और वो जो भी उगता है वो मैं खुद में ही कंज्यूम करती हूँ, कॉमर्शियली मैं कहीं पे नहीं बेच रही। बात समझ में आई, ठीक है। तो वो मैं अपने एक पर्पस के लिए कर रही हूँ। तो वो फार्मर्स जिनके पास लाइक गरीब होते हैं या छोटी सी उनके पास जगह होती है, ज़्यादा वो इतना ग्रो ही नहीं कर पाते हैं कि वो बाहर बेचें उस प्रोडक्ट को, तो दे कैनॉट अफोर्ड गुड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, क्वालिटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स। So the production of this farming is very low and it is consumed mainly by the farmer and his family, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि वही लोग कंज्यूम कर लेते हैं उसको। फिर बात करते हैं अपन ड्राई फार्मिंग की। ड्राई फार्मिंग इज डन बाय यूजिंग द मॉइस्चर अक्यूमुलेटेड विद इन द लैंड इज नोन एज अ ड्राई फार्मिंग, ठीक है। अब मॉइस्चर जो है वो लैंड के अंदर ही है, ओके। अब बेसिकली इसमें ये कब होगा, जहाँ पर अगर हम ये बोले ना, उन एरिया में जहाँ पे पानी कम होता है, अब पानी लाइक रेनफॉल कम हो रही है, ठीक है, तो दैट इज अ ड्राई फार्मिंग, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इट इज डन इन द एरियाज वेयर द रेनफॉल इज लेस एंड इरिगेशन फैसिलिटीज आर इनएडिक्वेट, ठीक, खास अच्छे हैं नहीं उसके अंदर। और ड्राई फार्मिंग में याद करना, एक क्रॉप ही से उगाया जा सकता है। पीपल जो ड्राई फार्मिंग करते हैं वो कौन से क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जुआर, मिलेट, पल्सेस, ठीक है, क्योंकि उनमें पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती है। गुजरात के अंदर वीट और ग्राम ये ग्रो किए जाते हैं इन द ह्यूमिड सॉइल आफ्टर द मानसून इज ओवर, ठीक है, मानसून जाता है उसके बाद, अब उसके बाद जब सॉइल होती है उस पर पानी रिटेन हो जाता है ना, ठीक है, पानी इसके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर गुजरात के अंदर वीट और ग्राम जैसी पल्सेस जैसी चीज़ें ग्रो की जाती है, जहाँ पे फिर एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत है, वो उस लैंड में से, सॉइल में से पानी जो है वो वहाँ से ले लेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now next is wet farming. The farming practiced in areas receiving heavy rainfall or having the good or adequate irrigational facilities, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो एरिया जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब भीगी भीगी ना, तो जो गीली गीली एरियाज होती हैं, मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा है, अब पानी ज़्यादा है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होगी। अब वहाँ पे एटलीस्ट 2 क्रॉप्स को अपन फार्म कर सकते हैं। अगर पानी कभी भी कम हो जाता है, लाइक बारिश कम हो गई है व्हाट्सएवर, ठीक है, सो इन द केस ऑफ द लेस रेन द सेकंड क्रॉप इज टेकन यूजिंग द इरिगेटेड वाटर, ठीक है। तो पहला क्रॉप हम लोग वो वाला ग्रो करेंगे जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए, तो जो जितनी बारिश आई उसमें वो तो ग्रो हो जाए। अगर बारिश किसी भी टाइम पे कम पड़ गई तो सेकंड क्रॉप जो अपन ग्रो करेंगे वो कैसा ग्रो करेंगे बेटा, जहाँ पे पानी की कमी, लाइक जो जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो और हम लोग इरिगेशन से ही उसको पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रॉप सच एज पैडी, शुगर केन, कॉटन, वीट, वेजिटेबल्स, इनके लिए ये वाली फार्मिंग ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शिफ्टिंग और जूम फार्मिंग। अब इस फार्मिंग के अंदर लाइक फॉरेस्ट लैंड का एक पीस ले लो, ठीक है, उसमें सारे ट्रीज वगैरह कट कर दो, ब्रांचेस हटा दो, ट्रंक्स को बर्न कर दो, एंड आफ्टर दिस, ठीक है, क्रॉप को आप 2 से 3 साल वहाँ पे ग्रो कर सकते हो, इतनी फर्टिलिटी उस सॉइल के अंदर होती है। अब धीरे धीरे जब फर्टिलिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी तो फार्मर्स वहाँ से चले जाएंगे और दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर वहाँ पे एक नई फार्मिंग शुरू करेंगे। समझ रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है।
शिफ्टिंग, बदलते जा रहे हैं। ओके, लाइक कैसे पहले कैसे ना रेफ्यूजी लोग कैसे होते थे, ठीक है, जहाँ पे गए चलो टेंट बांध लिया या मिट्टी के घर बना लिए, वहाँ पे खेत वेत अच्छा है, मतलब फॉरेस्ट है, ठीक है, उसको पूरा काट लिया, उसको खेत में कन्वर्ट कर लिया, 3-4 साल तक रहेंगे आराम से, जब तक फर्टिलिटी है। फिर लगेगा सॉइल अभी आगे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रही है, ठीक है, अपना बोरिया पे से उठाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, फिर नई जगह की तलाश करेंगे, फिर वहाँ पे फार्मिंग करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग फार्मिंग, ठीक है। अब इसमें देखो नुकसान तो ऐसा है ना कि नॉर्मली आपसे डिस्कस कर रही हूँ मैं कि देखो पूरा का पूरा उन्होंने फॉरेस्ट जो है वो तबाह कर दिया, ठीक है। अब इतना सारा फॉरेस्ट हर 3 साल में तुम नया फॉरेस्ट काटोगे, आज कोई भी ट्री को ग्रो करने के लिए 15 से 17 साल तो कम से कम चाहिए ना, मैच्योरिटी अगर बात करती हूँ, और तुम तो हर 3 साल 4 साल में बदलते रहोगे तो कितना सारा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया देखा जाए तो। ओके, तो वेल, तो इस तरीके के भी लोग होते हैं, इस तरीके की भी फार्मिंग की जाती है। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज द जूम फार्मिंग। Here the per hectare production is very low, सीरियल्स और वेजिटेबल्स ही ग्रो करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादा तो उनको कुछ, क्योंकि उनको प्रोडक्शन को बेचना तो है नहीं, खुद ही कंज्यूम करना होता है। फिर हम बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन इसका मतलब कि फार्मिंग ऑफ ट्रीज और बुश। अ लॉट ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मैनेजरियल स्किल्स, ये सब चीज़ें चाहिए इन द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और प्लांट्स को ग्रो करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये कौन से प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर ये कैश क्रॉप्स जो अपन कहते हैं ना वो होते हैं। रबर हो गया, टी, कॉफ़ी, कोका, स्पाइसेस, कोकोनट, फ्रूट्स भी आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और ये ज़्यादातर हिली एरियाज में ही ग्रो किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिव फार्मिंग। अब फार्मिंग, ठीक है, जो हम लोग बाइक का प्रॉपर मैकेनिकल टूल्स, ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है, प्लोइंग मशीन खरीद ली, इन सब की वजह से जो हम जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, प्रॉपर इरिगेशन दे रहे हैं, फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव फार्मिंग। अब इसके अंदर कैश क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, कॉटन, टोबैको, रबर, ठीक है, जो जल्दी से हो गए, जल्दी से बेच के अपन पैसे कमाएं। उसके अलावा इंटेंसिव फार्मिंग में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो ड्रास्टिकली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसका इकोनॉमिक रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसके लिए इस फार्मिंग को अपन क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग। देखो अपना वर्ड समझ लो, इंटेंसिव मतलब कि ऐसे इंटेंस, ठीक है, पूरा दिल जान सब लगा के उसके पीछे पड़ जाओ, दैट इज इंटेंस, ठीक है। तो इंटेंसिव फार्मिंग होता है कि दिल जान पैसे जो भी लगाने लगा के पड़ जाओ, फार्मिंग करो, प्रोडक्शन करो, बेचो, पैसे कमाओ, ऐसा समझ में, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स का मतलब आप जान लो ना, तो पूरी चीज़ें आप खुद अपने बना के भी लिख सकते हो। दो तीन की पॉइंट अगर आपको ध्यान है तो यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ओके बच्चा, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 50। स्टेट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड इन एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या बदलाव या क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए, द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद द लैंड ऑनरशिप, क्रॉप सब्सिडी एंड द सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस्ड आर कंसीडर्ड। अब पहले तो किन किन मुद्दों पे बात की गई है, तो पहले तो लैंड ऑनरशिप, ठीक है, लैंड किसके, इंडिविजुअल लैंड है, प्राइवेट है, पब्लिक है, वॉटेवर। फिर क्रॉप सब्सिडी, ठीक है, क्रॉप में कुछ गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है तो सब्सिडी किन क्रॉप्स में करेगी, किन में नहीं करेगी। और फिर जो आपने जो भी उगाया, प्रोड्यूस मतलब कि जो आपका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसको सेल करने के लिए कुछ आपको रिफॉर्म्स दिए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ एबोलिश्ड द जमींदारी सिस्टम टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, ठीक है, जमींदारी सिस्टम हटा दिया, भाई ये ज़मीन मेरी है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जमींदारी सिस्टम निकल गया। क्योंकि जमींदारी में क्या होता था ना, जो सेठ था उसकी ज़मीन थी, ठीक है, वो मस्त आराम से खटियाए बैठा हुआ है, और जो फार्मर होता है उसको एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, पूरा दिन काम करेगा तब जाके देखो इतना पैसा मिलेगा, और इस तरीके तो फार्मर्स के साथ बहुत अत्याचार होने लगा था। तो इसके लिए ये वाली जमींदारी सिस्टम हटा दिया गया। इट हैज़ फ्रेम द लैंड टेनेंसी एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लैंड टेनेंसी एक्ट अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड टू द टिलर, ठीक है। अब इसका मतलब कि टेनेंट का मतलब क्या होता है, कुछ टेन्योर के लिए, ठीक है, लैंड जो है वो बेसिकली टिलर मतलब कि फार्मर को दी जाएगी और फार्मर उसके बदले में आपको पैसे देगा। इट्स नॉट रेंटेड बट इट इज कॉल्ड लीज फॉर्म, ठीक है, बहुत कम रेंट देना पड़ता है उसका, ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। इससे क्या हुआ ना, सो दिस लॉ गिव्स द टिलर्स टू ओन द लैंड ऑन विच दे आर टिलिंग, ठीक है। तो अब बेसिकली उन्होंने, अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ ना बेटा, तो मोटा मोटा इसमें ऐसा है कि ज़मींदारी में जो सेठ था ना, उनसे ज़मीन गवर्नमेंट ने छीन ली, ले ली, ठीक है,
और वो ज़मीन मतलब गवर्नमेंट का ये था कि जो ज़मीन पे काम करेगा ज़मीन उसी की कहलाएगी। अगर ज़मींदार काम नहीं कर रहा है और किसी और से करवाए तो जो इंसान उस ज़मीन पे काम करेगा ज़मीन उसकी हो जाएगी। इन शॉर्ट इसका पूरा मतलब ऐसा है, ठीक है। सो दिस डिस्पेरिटी अमॉन्ग द लैंड ऑनर्स हैज़ बीन रिमूव बाय द लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैंड ऑनर्स की ये ज़मीन हमारी है ऐसे करके जो हुकूमत चलाना था वो हुकूमत उनका बंद हो गया। फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प, उसके बाद फार्मर्स को अच्छी खासी फाइनेंशियल हेल्प दी गई, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड उनके लिए बनाया गया एंड फाइनेंशियल हेल्प बाय द नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, वो उनको दिया गया फंड्स, ठीक है। तो वो उनको दिया गया ताकि उनको पैसों की कमी हो रही है तो गवर्नमेंट इस तरीके से हेल्प कर रही है। उसके बाद अंडर द प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा योजना, ठीक है, फार्मर्स को क्या हो रहा है अपने क्रॉप्स को इंश्योरेंस मिल जा रही है। जैसे हम लोग नहीं गाड़ियों के इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे उनको इंश्योरेंस मिल रही है, ठीक है, कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, लाइक कभी बारिश कम हो गई, कभी फसल सड़ गई ड्यू टू द नेचर, ओके, तो गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री योजना के अंदर गवर्नमेंट उनके जितना भी क्रॉप बर्बाद हुआ है उसका पैसा लाइक 80% पैसा जो है वो गवर्नमेंट उनको पे करके दे देगी। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट फार्मर्स इन द केस ऑफ द फेल क्रॉप्स फेल ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, उसके अंदर आएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब कि पैसों की हेल्प करना। द गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड द सिस्टम टू कंडक्ट ओपन ऑप्शन फॉर द सेल्स ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। उसके बाद क्या किया फार्मर्स को कि भाई इंटरमीडिएट में रखो ना, कमीशन खाने वाला इंसान, भाई तुम चल ना मुझे वहाँ पे बिका के देना मेरे चावल, ऐसा नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन रखना है। फार्मर अपने प्रोडक्ट्स लेके आएंगे और जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जो भी आएंगे और जिनका बिजनेस रहेगा वो ऑप्शन लगाएंगे कि ठीक है मुझे लाइक 1 टन या 1 क्विंटल जितना वीट चाहिए, ठीक है, मैं इतने दाम में दूंगा, तो उसी टाइम पे पूरा का पूरा ट्रेडिंग हो जाने का, ठीक है, कोई भी मिडल मैन बीच नहीं रहेगा इसके अंदर। दिस सिस्टम इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ओके, एंड हैज बीन प्रोवाइडेड सो दैट फार्मर कैन गेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ देयर फार्मर्स, ठीक है, ताकि फार्मर्स को अच्छे से उनका प्राइस जो है वो मिल जाए, मेहनत करते हैं ना बेचारे। अब उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जिसमें अभी अपने पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। एक है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड, और दूसरा गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, तीसरा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है मज़ा आ रहा है तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइए मेरे को, लाइक कीजिए वीडियो को और थोड़े से पॉज को लेकर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और आपको प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वेल अब करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। क्या है? एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ वर्ल्ड लेबर मार्केट, ठीक है। वर्ल्ड लेबर मार्केट क्या होता है? देखो ये जो फिनोमेना है ये आया है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये आया है इंटरनेशनल मोबिलिटी से। क्या है? द फिनोमेना ऑफ इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ गिवन राइज टू द आइडिया ऑफ वर्ल्ड लेबर मार्केट, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर यही है कि कंट्रीज आपस में दोस्ती निभाएंगी और ये कोशिश करेगी कि बेनिफिट्स मिले उनके सिटीजन्स को। तो अगर कोई कंट्री वीक है, उतना वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, तो वो अपने देश के बंदों को बाहर भेज सकती है, भाई ठीक है तुम बाहर जाके काम करो, ठीक है, ऐसे करके। तो ग्लोबलाइजेशन अज्यूम्स अमॉन्ग अदर थिंग्स लाइक फ्री फ्लो ऑफ लेबर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे इंडिया है तो इंडिया के लोग दुबई भी जाते हैं काम करने के लिए, यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, लंदन जाते हैं ना, ठीक है, सुना भी होगा, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो चले गए होंगे। ओके, तो इस तरीके से लोग जो है वो काम करने के लिए दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में चले जाते हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था मच बिफोर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का आइडिया आने से पहले ये प्रोसेस शुरू हो गया था। जब ये लगा ना ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा है, देशों के बीच में तालमेल भी अच्छा सा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, तब जाके सरकार ने एक टर्म ले लिया और उसको बता दिया कि नाउ दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। बात समझ गए, ठीक है, ये चीज़ पहले से होने लग गई बेसिकली। जो अच्छे खासे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अच्छी खासी फैमिली से, वेल टू डू फैमिली से, वो इंग्लैंड या अमेरिका जा रहे हैं फॉर द हायर एजुकेशन, अभी भी बच्चे जाते हैं, ठीक है। गेटिंग अकस्टम्ड टू बेटर वर्किंग सिस्टम्स, ठीक है, अच्छी कंडीशन मिलती है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, आपको पता है, ये लाइफ कंफर्टेबल होती है, वहाँ की सोशल स्टेटस भी होता है ना, अगर कहाँ कोई एनआरआई आता है तो एनआरआई ये मतलब कि यहाँ पे है उसके तो ऐसा लगता है कि खुदा आसमान से नीचे उतर गया, इतनी इज्जत हो जाती है एनआरआई की, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो
ये तो अच्छी बात है, बट एक नुकसान होता है और वो ये होता है कि इंडिया का, अगर मैं इंडिया की पर्सपेक्ट में बात करूँ, द लॉस ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल वो डिस्क्राइब एज अ ब्रेन ड्रेन। ठीक है, अब हमारे इतने होशियार होशियार बच्चे हमारे देश के जब वो दूसरे देश में जाके काम करेंगे तो दूसरे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा ना, अपने देश का थोड़ी होगा उतना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, ब्रेन ब्रेन ड्रेन, मतलब चला गया हम हमारे यहाँ से ना, एक गटर, पानी बुराई गटर में चला जाता है, ड्रेनिंग बोलते हैं ना अपन उसको, ठीक है, उस हिसाब से। सो बेसिकली हम देखें तो वर्ल्ड लेबर मार्केट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ द ब्रेन ड्रेन। अ मच लार्जर नंबर ऑफ पीपल एनरोल देमसेल्व्स, ठीक है, वो इस तरीके से खुद को एनरोल करवा लेते हैं। कोई को तो सिर्फ स्टडी के नाम पे जाते हैं और मेन तो उनको वहीं पे कमाना ही होता है। दिस हैज़ बिकम अ ट्रांसनेशनल फिनोमिना एंड पीपल ऑफ वन कंट्री माइग्रेट टू द अनदर कंट्री। ठीक है, द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ सिंगल मार्केट। अभी देखा जाए तो वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी जगह पर कहीं पे भी काम कर सकता है। Now, this hunt for employees on the one hand and the jobs, and on the other hand, it is more pronounced in the high technical areas due to the information technology. ठीक है, IT, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस, इन सब के अंदर भी ये तो एक एक पॉइंट ये है कि चलो जॉब मिल रही है। दूसरे पॉइंट पे जिनको जॉब, दोज पीपल हु आर जॉब सीकर्स उनको जॉब मिल जा रही है। दोज पीपल हु आर द स्टडी एजुकेशन सीकर्स उनको एजुकेशन मिल जाती है। अगर वो बाहर जाते हैं तो बाहर से जब कुछ सीख के आते हैं तो इंडिया में उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। सो इंडिया इज अमंग द लूजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड labor market. However, the remittance of the foreign exchange by the NRIs at the India foreign exchange reserves, ठीक है, बेसिकली वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से इंडिया तो एक एमए वाली कंट्री थी। ठीक है, बट जैसे ही यहाँ के लोग बाहर गए, बाहर का जब पैसा इंडिया में आने लगा, आपको पता है ना, बाहर के बच्चे अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हमारा इंडिया का एक तो नाम हो गया और हम लोग इकोनॉमिकली थोड़ा सा डेवलप भी हो गए। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुअर्स लिव इन रिच इंडिया। ठीक है, पुअर पीपल जो है वो रिच इंडिया में रहते हैं। ये क्या है, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है, लोग पुअर है और जो जगह पे रह रहे हैं वो अमीरों वाली है रिच, तो ये क्या है मतलब। देखो, पॉवर्टी इज सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिफोर इंडिया। ठीक है, इंडिया के सामने गरीबी सबसे सबसे बड़ा अगर हम भूत कहेंगे ना, ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो गरीबी है इंडिया की। तो और गरीबी हमारे इंडिया में बहुत बहुत समय से है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो जैसे कि लैंडलेस और फार्मर्स जो हैं, लेबरर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, विलेज के जो आर्टिशंस जिनको कला आती है पूरी, ठीक है, बट उनकी कला की कोई कदर नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ बिक नहीं रहा उनका। ओके, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, ये सब लोग रूरल एरियाज में आते हैं और रूरल पीपल्स कहा जाएगा इनको। फिर बात करते हैं हम इंडस्ट्री में टेम्प्रेरी वर्कर्स। ठीक है, आज काम है तो 10 लोगों को काम पे रख दिया, कल काम नहीं है तो निकाल दिया। ठीक है, तो कैजुअल वर्कर्स या वो जो रोज़ाना के ना दिनचर्या पे काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, ये सब ढाबों पे काम करने वाले, ये सब को हम कहेंगे अर्बन पुअर, शहर में रहने वाले गरीब। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, तो ये कहा जाता है कि रूरल एरियाज में, ठीक है, एक फैमिली को एक महीने के लिए एक महीने का खर्चा उठाने में 4,080 रुपये कम से कम चाहिए, जबकि अर्बन में 5,000 रुपीज़ कम से कम चाहिए। अगर ये कर पा रहे हैं, ये इसको हम पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये एक लाइन है, उसके ऊपर और उसके नीचे वालों को पुअर और रिच के हिसाब से कंपेयर किया जाएगा। तो ये बेसिकली 2011-12 में प्लानिंग कमीशन ने ये पूरी एक लाइन बताई थी। जैसे आपका कैसे 80 मार्क का एग्जाम है, ठीक है, तो 80 मार्क में 27 पे पासिंग है, तो 26 भी आ गया तो फेल। ठीक है, और 27.5 28 आ गया तो पास, समझ रहे हो। तो ये वाली लाइन सेटअप की गई है। तो सिमिलरली इन्होंने इनकम सेटअप की, इतनी इनकम या इतना पूरा मंथली खर्चा आएगा, उतनी इनकम हो जाती है, तो पुअर और अमीर या बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन के हिसाब से उन्होंने लोगों को डिवाइड किया हुआ है। अब वो फैमिलीज, ठीक है, जिनका इनकम काफ़ी कम है, तो वो बीपीएल में आ जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। अब बीपीएल पॉपुलेशन हमारे इंडिया में अभी पहले जो थी वो 27 करोड़ थी। अगर हम ये कहें तो पूरी पॉपुलेशन कंपैरिजन में अगर हम उसका परसेंटेज निकालें तो कितना है, 21.9%। एज पर द यूएनडीपी रिपोर्ट 21.92 पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। जो प्रपोर्शन है पॉवर्टी का रूरल और अर्बन एरियाज में वो भी अलग अलग है। ठीक है, रूरल में गरीबी ज़्यादा है क्योंकि रूरल में स्कोप गाँव में स्कोप नहीं होता ना इतना पैसे कमाने का। ठीक है, इसके अलावा गरीबी ज़्यादा दिखती है।
तो 25.7% और अर्बन एरिया में 13.7%, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे पुअरेस्ट स्टेट माना जाता है इंडिया का एंड 36.9% पॉपुलेशन बीपीएल में आती है। ऑन द अदर हैंड गोवा हैज़ अ लोअर बीपीएल पॉपुलेशन ऑफ 5.09%। गुजरात में भी है भैया 16.63%। बिसाइड द छत्तीसगढ़ बाकी स्टेट्स हैविंग मोर देन 30 बीपीएल पॉपुलेशन कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में 36 पॉइंट था ना, अभी 30 के आसपास कौन कौन से? आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इसके लिए कह रहे हैं इंडिया के पास सब कुछ है। आप देखो ना, अच्छी लैंड है, फर्टिलिटी है, एग्रीकल्चर का सोर्स है, इरिगेशन का सोर्स है, सब कुछ है। मतलब अगर आप बाहर कंट्रीज में देखो ना बेटा, तो आपको कोई एक चीज़ दिखेगी। ठीक है, यहाँ तो वहाँ पे आपको पानी अच्छा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो वहाँ पे आपको लाइक डेजर्ट ज़्यादा है तो पेट्रोल, जैसे अरब कंट्रीज में डेजर्ट है बट पेट्रोल उनके लिए है। तो एक ही सोर्स है ना, अपने यहाँ पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट फिर भी ठीक है, हम लोग मात इसमें खा गए हैं कि हम लोग वी आर नॉट स्किलफुल। ओके, हम लोगों को वो सब चीज़ों का ढंग से यूज़ करना नहीं आता है। इसके लिए कहा जाता है दैट पुअर पीपल लिव इन द रिच इंडिया। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, स्टेट द मेन प्रोविजंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के आपको प्रोविजंस बताने हैं। देखो, द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 2009। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्ट आया था। अब इसमें क्या था, इस एक्ट के अनुसार कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए और कंपलसरी भी कर देनी चाहिए सब बच्चों के लिए जो 6 से 14 के साल के ग्रुप में आते हैं। नाउ अब जो मेन प्रोविजंस है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले हमने ये बोल दिया कि एवरी चाइल्ड इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स गेट द एडमिशन इन द स्कूल जो उनकी लोकेलिटी में आसपास है। एडमिशन कभी भी कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है इन द टर्म्स ऑफ लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ लेके आओ या क्या। ठीक है, जो गरीब इंसान होता है वो तो कहाँ एज प्रूफ लेने जाएगा, उनको ये याद नहीं होता उनका बच्चा कौन सी तारीख को पैदा हुआ है, तो एज प्रूफ की तो बात ही नहीं आती। ठीक है, उनके अंदर तो उनके लिए ऐसा चीज़ लाइक मना किया गया कि ऐसा कुछ करना नहीं है। उसके अलावा अगर समझो कि पेरेंट्स जो हैं वो एज प्रूफ नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, तो एन एज रिलेटेड एफिडेविट बाय द पेरेंट्स शुड सफिस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द एज ऑफ एडमिशन शुड बी 6 ईयर्स। ठीक है, नहीं ले पाते हैं तो आप आसपास के थोड़ा सा रिलेट करके आप उसको एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के दौरान कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ फीस जैसे कि डोनेशन भर दो। ठीक है, पैसे लेना, पैसों का चेहरा अलग अलग होता है ना, कोई डोनेशन के तौर पे लेगा, कोई डिपॉजिट के तौर पे लेगा, बट किसी भी तरीके का फीस नहीं, मतलब पैसे लेने ही नहीं है एडमिशन के दौरान। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग इंटरव्यू ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन शुड बी डिसकंटिन्यू। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो इसका मतलब बच्चा भी नहीं पढ़ लिखेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, पेरेंट्स की अलग चीज़ रहेगी, बच्चा है तो वो तो पढ़ लिख सकता है, तो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना ये सब तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। ओके, पेरेंट्स की इनकम, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटीज, ये सब चीज़ें एडमिशन के दौरान कंसिडर नहीं करनी चाहिए, जबकि अभी भी बहुत सारे स्कूल करते ही हैं। सीधी सी बात है। A child having attained 14 years of age but unable to complete primary education should be imparted free education to enable him. Okay, अब अगर बच्चा 14 साल का हो चुका है बट उसको प्राइमरी एजुकेशन मिली नहीं, ठीक है, उसको ढंग से ABC लिखना नहीं आता है, क लिखना नहीं आता है, उसको ढंग से टेबल्स नहीं आता है, तो भी उस बच्चे को भले 14 साल का हो गया फिर भी आप उसको प्राइमरी एजुकेशन दोगे, वो भी फ्री में। The pre-primary education to children in the age group of 3 to 5 years have been brought with the pursuit of the within the view of the law. Okay, the rules have been framed using the special training for pre-primary टीचर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग हो जाती है कि बच्चों को संभालना मजाक थोड़ी है, वो भी छोटे छोटे बच्चे, तो इसको मॉन्टेसरी ट्रेनिंग भी कहते हैं। 25 seats in the first standards in the government recognized primary schools have been reserved for the BPL families। ठीक है, तो 25% सीट्स, अगर 100 सीट्स हैं तो उसमें 25 जो सीट्स होंगी, मतलब 25 जो एनरोलमेंट होंगे वो BPL वालों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। स्कूल टीचर्स कभी प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले सकते हैं। अंडर क्वालिफाइड टीचर्स, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना है अपनी क्वालिफिकेशन को विद इन द 5 ईयर्स। ठीक है, कि समझो कोई एक टीचर है जिससे बोला कि हम भाई टीचिंग फॉर्म में है बट 12 कंप्लीट किया है, या तो उसको यहाँ BCom कंप्लीट किया है, BSc, तो उनको फिर वो स्कूल कहेगा ठीक है 5 साल तक आप अपनी पूरी एजुकेशन ख़त्म कर लो और टीचर की डिग्री अपने हाथ में ले लो।
एनी चाइल्ड हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, उसको स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, ठीक है, भले वो फेल हो ना, रिपीट करेगा, एक दिन तो पप्पू पास हो जाएगा, बस उस चीज़ की बात है। द फीस ऑफ SC/ST स्टूडेंट्स इन द प्राइवेट स्कूल शैल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो उनकी फीस गवर्नमेंट पे करेगी। टू एंश्योर द कंपाइल्स ऑफ दिस प्रोविजंस, ठीक है, शेड्यूल्ड मैनेजमेंट, ट्राइब के लोग, उनकी कम्युनिटी, स्टेट काउंसिलिंग शैल बी फॉर्म्ड। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शैल हैव द पावर टू लिवाई लाइन और टर्मिनेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्कूल, ठीक है। अगर इन एक्ट में से कोई भी एक्ट अगर किसी भी स्कूल ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली बच्चे इन लोगों ने हमें 8 बोले थे तो मैंने आपको ज़्यादा दे दिए, ठीक है, तो आपको भी 8 जो आपको ईजी लगे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कर्ब करप्शन, ठीक है, करप्शन को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट करती है। अब सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल एंटी करप्शन ब्यूरो, ये इस्टेब्लिश किया गया 1964 में। ये इन्वेस्टिगेशन करती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, जो भी करप्शन में या करप्शन चार्जेस में पकड़ा जाते हैं। इनकी ऑफिसेज जो हैं वो मेन लाइक प्रिंसिपल सिटीज़ में है। अगर गुजरात की बात करते हैं तो शाहीबाग में ही आपको एंटी करप्शन ब्यूरो दिख जाता है। फिर बात करते हैं एंटी करप्शन एक्ट, ठीक है, ये इनेक्ट किया गया था बाय द यूनियन पार्लियामेंट इन 1988। उनका यही ऑब्जेक्टिव था ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट पब्लिक लाइफ एंड टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना उनको अपना पावर का गलत यूज़ ना करें, ये चीज़ इसमें देखना है। अगर कोई भी मिनिस्टर या कोई भी हाईली ऑफिशियल बंदा पकड़ा गया ये सब करते हुए तो उनको ऑफेंस लाइक उनकी इस गलती पे उनको पनिशमेंट मिलेगी और शायद गवर्नमेंट उनके सारे एसेट्स को कॉन्फिस्केट भी कर ले, मतलब कि जब्त कर ले, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड सिटीजन्स चार्टर वर स्टेप्स टेकन इन 2005 टू कर्ब द करप्शन। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTA जिसको हम कहते हैं, ये लॉन्च किया गया 2005 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट बाय गिविंग राइट, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों ने बनाया है तो लोगों का अधिकार है गवर्नमेंट से पूछना कि जो भी हम टैक्स भर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो वो पैसे कहाँ से आ रहे, कहाँ खर्च हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। ब्लैक मनी को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है 2005 के एक्ट में। ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और गुजरात विजिलेंस कमीशन ने ऐसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी की हैं करप्शन के अंदर और मिसयूज जो भी हुआ है पावर्स का उसके अंदर। ऐसे दूसरे लीगल प्रोविजंस भी है जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेक्शन 132 कस्टम एक्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल एंड द लोकायुक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, मैप करना है। देखो जो मैंने मैप ने सारा यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इन एरिया ऑफ माउंटेन्स वेल कहाँ पाया गया है, जम्मू कश्मीर में, देखो ये सिंबल है, ठीक है। उसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। बर्ड सेंचुरी मानसरोवर कहाँ पे है, गुजरात में है, सॉरी नल सरोवर, ओके। वन रीजन प्रोड्यूसिंग पैडी, वेस्ट बंगाल और पंजाब, मैंने 2 लिख दिए, ठीक है। तो ये वाले जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ना, जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, सेंटर्स हैं उनके, और वो मैंने यहाँ पे पूरा प्लॉटिंग करके भी रखा हुआ है। तो आप देख लीजिए बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मैप में इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा और नीचे कर दूँ, ऐसा और तो कुछ है नहीं नीचे, इतना ही है, ओके बच्चों। सो यहाँ पे आपका पेपर 5 का D फिनिश हो जाता है। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, समझ में आया आपको, पूरा समझ के लर्न जरूर कीजिएगा तो क्या जल्दी लर्न हो जाएगा। एंड ऑलवेज राइट द की पॉइंट्स, ठीक है, इन द आंसर ऑफ द आंसर, सो दैट जब आप उसको रिवाइज करो तो की पॉइंट्स से आपको आंसर पूरा रिकॉल हो जाए। तो बच्चा आप ये मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम दूसरे सेक्शंस की बात करेंगे, दूसरे पेपर्स की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जम के मेहनत कीजिए। बाय बाय।